दिल्ली अब एक रेप कैपिटल बन चुका है। कैसे इंडिया का दुनिया क्या करेगी है जिस कंज्यूमर मार्केट से ज़्यादा वॉर और क्योस के अंदर है। ये इलेक्शन जीत जाता है तो जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है इसमें हार्मनी पीस नहीं रहेगा। इन फ्यूचर भी मोदी की गवर्नमेंट आ जाती है तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही जो मिनॉरिटीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। चाहे जितने भी वायोलेशन वहाँ पे हो रही हो, उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखना। जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो सारा अपना फ़ायदा देखती है। तो हर कंट्री अपना फ़ायदा देख के वहाँ पे आ रहा है। कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो एज अ PM ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको इक्वली ट्रीट करे। बुचर ऑफ गुजरात नाउ हैज़ बिकम बुचर ऑफ इंडिया। जो नेहरू और गांधी साहब का विजन था इंडिया को लेके, उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंडिया जा रहा है। पाकिस्तान में किसी भी टीम को मुश्किल नहीं है, लेकिन इंडिया अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, बीजेपी की एजेंडा की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा। ये आज का इंडिया अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से गोडसे का इंडिया, गांधी का इंडिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं शबीर अहमद। नाज़रीन किराम, अप्रैल 2024 को भारत में आम इंतखाबात होने हैं। इन आम इंतखाबात से पहले हिंदुस्तान को और वहाँ पर कायम BJP हुकूमत को देखा जाए तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इकनॉमिकली वो बड़ा ग्रो कर रहा है, चाहे वो G20 इजलास हो या उससे पहले चंद्रयान 3 मिशन हो। इस सब से बज़ाहिर ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने लिए भरपूर तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन कर रहा है। इस पॉलिटिकल कैंपेन के नतीजे में अगर वो आइंदा इंतखाबात में कामयाब होता है तो एशिया का, हिंदुस्तान का, कश्मीर का और हिंदुस्तान की अपनी अक़लियतों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पर शोबे सियासियात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तलबा और असातिज़ा से इस हवाले से जानते हैं कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक जो क्रेडेंशियल्स है इंडिया के बहुत वीक हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि कश्मीर में सबसे पहले जिस तरह से ग्रॉस वायलेशन होती रही है, इवन अभी जो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग की है वो चीज़ पहले कश्मीर की हद तक थी, वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ किस तरह सलूक किया जाता था। लेकिन अब अगर हम देखें तो सेम वो चीज़ इंडिया ने अब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करनी, अब पूरी ये चीज़ पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रही है। अब जिस तरह से वहाँ पे ह्यूमंस के साथ होता था, वहाँ सेम इसी तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ वायलेंस बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें कि विमेन के साथ किस तरह वेंटम वायलेंस हो रहा है, वहाँ पे विमेन, दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली अब एक रेप कैपिटल बन चुका है। तो इट्स अ बिग थिंग जो कि मोदी के रिजीम को हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया अंधी नहीं है, हर चीज़ वो देख रही है। अगर आपने मून का मिशन, चंद्रयान 3 आपका मिशन सक्सेसफुल रहा है, मून की एक डार्क साइड आपने लिटअप कर दी है, लेकिन अपनी जो डार्क साइड है उसको किसी भी तरह से छुपा नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें ये तय करना चाहिए कि इंडिया में जीत का क्राइटेरिया क्या है। अगर इलेक्शन की बात हो रही है तो फिर तो मोदी डेफिनेटली इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल अपना जो कैपिटल है वो तो वो कंज्यूम कर रहा है। जिस तरह अगर हम G समिट को देखते हैं, G20 समिट में, तो उसके अंदर लोगों के पीछे हमें लोटस नज़र आता है जो कि BJP का निशान है। तो और अभी रिसेंटली अपना कुछ रियासतों के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं दिसंबर के अंदर, और अगला साल इलेक्शन का सीज़न है, तो वो डेफिनेटली मोदी जो है अपने इतने क्रेडेंशियल जो है ना वो कामयाब हो जाएगा कंज्यूम करने में। लेकिन मैं बिगर पिक्चर देख रहा हूँ, एक ऐसा इंडिया जिसे दुनिया बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पे देखती है, और जितने अपना इस वक्त दुनिया की टॉप लीडरशिप है जो G20 के समिट के अंदर इकट्ठी थी है, उनको वो बिल्कुल इस चीज़ को आइसोलेट करके देख रहे हैं। एक ऐसा इंडिया जिसके अंदर क्योस हमें नज़र आता है, एक ऐसा इंडिया जिसमें वायलेंस सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है, अब वो आपको क्रॉस द इंडिया नज़र आता है, आपको नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में नज़र आता है। मोदी ने सेकुलर क्रेडेंशियल कंज्यूम कर ली हैं, मोदी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट डैमेज कर दी है, कम्युनल हार्मनी वहाँ के ऊपर हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन नज़र आती है। और अगर मैं रिसेंटली इंटरव्यू कोट करूँ जो 3 दिन पहले अल जज़ीरा को अरुंधति रॉय ने दिया है, तो वो कहती हैं एक ऐसे इंडिया का दुनिया क्या करेगी है जिस कंज्यूमर मार्केट से ज़्यादा वॉर और क्योस के अंदर है। तो मेरे ख्याल में कामयाबी से पहले हमें देखना चाहिए कि बुचर ऑफ गुजरात नाउ हैज़ बिकम बुचर ऑफ इंडिया। और अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेट अलोन के वो मुसलमानों का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का नहीं, वो अनटचेबल दलित कम्युनिटी का नहीं है। एक ऐसा इंडिया जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में अम्बेडकर ने इस चीज़ को एम्बेडेड कर दिया था कि ये नो मैटर आपका साइज़, आपका रिलीजन, आपका जेंडर, आपका ओरिजिन क्या है, आप हिंदुस्तानी हैं। और ये आज का इंडिया अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से गोडसे का इंडिया, गांधी का इंडिया नहीं है। इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 इकॉनमी में शामिल है, और अगर हम बात करते हैं इंडिया में उसका वर्ल्ड ओवरव्यू क्या है, इंडिया किस तरह आगे इस रीजन में लीड करेगा। अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में पर्टिकुलरली जो इंडिया है वो एक लीडिंग पावर है। अब जो मेजर पावर्स है इंडिया उनमें शामिल है, तो इसका मतलब है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इस वक्त इस रीजन में बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह इंडिया दूसरी जो डेवलपिंग स्टेट है या स्मॉल स्टेट है उसमें अपना किस तरह नैरेटिव शेप करता है। जो सबसे मेजर कंसर्न है साउथ एशियन पॉलिटिक्स में वो है कि जो मोदी है वो बेसिकली ना
रिलीजन कार्ड प्ले करता है, वो रिलीजन कार्ड खेलता है जिसके ज़रिए वो इलेक्शन इंजीनियरिंग करता है और इलेक्शन जीत के वो आगे जाता है। तो उसमें क्योंकि पूरी दुनिया में ये होता है कि जब आप एक रिलीजियस कार्ड यूज़ करते हैं इलेक्शन में, तो उस वक्त होता क्या है कि आप अब जो मेजॉरिटी होती है रिलीजन में, जैसे हिंदुइज़्म है, उसको आप प्रमोट करेंगे। जो मिनॉरिटीज़ हैं आप उनको ज़दोकोप करेंगे, आप उन ब्रूटैलिटी का शिकार करेंगे उन लोगों को। तो ये एक सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। मोदी, मेरा ये ख्याल है कि अगर मोदी इलेक्शन जीत जाता है तो जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है इसमें हारमनी पीस नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी के जीतने के बाद 100% चांसेस है कि मोदी जो है वो कोशिश करेगा कि वो एक हिंदू आइडियोलॉजी को आगे लेके जाए। बेसिकली जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, आपने देखा है कि जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं वो एक तरह से ख़त्म ही हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं। हमारे पास सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो हमारे पास स्पेशल जो कश्मीर का स्टेटस है उसी को लेकर हम लोग अगर देख लें तो ना तो वहाँ पर उनके जो लोग हैं उनके पास ना तो ह्यूमन राइट्स हैं, ना तो उनको एक वो पीसफुल लाइफ गुजार रही है, ना ही उनको मतलब कि बिल्कुल ही उनके पास किसी चीज़ के राइट्स नहीं है। और अगर इन फ्यूचर भी मोदी की गवर्नमेंट आ जाती है तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही जो मिनॉरिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो बेशक क्रिश्चियंस हो, वो मुस्लिम्स हो, वो हिंदूज़ भी हो, वो भी अभी जितनी भी इकॉनॉमिकली वो जितनी भी उनके अंदर वो जो भी उनका ग्रो कर रहा है वो ऑब्वियसली अपनी पार्टी के लिए कर रहा था अगर उसकी गवर्नमेंट आ सके और इन फ्यूचर भी वो वहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर रह सके। पर दिस इज़ नॉट मतलब कि इतना ठीक नहीं है ये, ना तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए और बाकी ओवरऑल जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए। अब जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो भी उनका एक अपना इंटरेस्ट है जो चाइना है, तो वो इसको बूस्ट अप करना चाह रहे थे कि चाइना को नीचे किया जा सके। एक ये भी वन ऑफ दी मेन इंटरेस्ट कुड बी देयर, ये भी हो सकता है। सेकंड ये है कि वो एक मार्केट है बिग। आप देखें ना, चाइना की 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी है, इसी तरह इंडिया की भी 1.5 अरब के करीब आबादी है। तो इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो अपने माल बेचना उन्होंने, तो उसको सामने रखते हुए चाहे जितने भी वायोलेशन वहाँ पे हो रही हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के साथ है, उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखना। जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, वो सारा अपना फ़ायदा देखती हैं। तो हर कंट्री अपना फ़ायदा देख के वहाँ पे आ रहा है, मार्केट को देख रहा है, इंसेंटिव देख रहा है, उसकी बेस पे चाइना को वो नीचे करना चाहते हैं। अभी देख लें जो, हालांकि इवन के अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आया उसने उसको मोदी को कहा भी है कि आपने जो है ना ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन नहीं करनी, इस चीज़ पे फोकस करना है। लेकिन उनको भी पता है ये चीज़, लेकिन उसके अगेंस्ट उनकी लॉबीज़ हैं, उनकी मार्केट्स हैं, वो सारे इस हवाले से जो है ना उनकी मजबूरी है बाहर की कंट्रीज़ की कि इस मार्केट को कैप्चर कैसे करना है, यहाँ से इंसेंटिव कैसे लेना है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, रीजनल और एक जियोग्राफिकल प्रॉब्लम भी है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो वो इंडिया उस सारी चीज़ों को कैश कर। G20 समिट हुआ है और उसके अंदर हमारे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़, सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज़, जो कि लिबरल वर्ल्ड का बड़ा स्लोगन लगाते हैं और लिबरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ आने से पहले ये नहीं देखा कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली तो ग्रो कर रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स के क्रीडेंशियल्स के अंदर कितना पुअर हो चुका है, कितना वो नीचे चला गया। ठीक है, इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग है, ठीक है, उनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स, 100 ऑफ रिपोर्ट्स हैव बीन पब्लिश्ड, ठीक है, रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, द बेसिकली द रॉबरी ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन। लेकिन उस पे दे हैव पुट डेफ ईयर, बेसिकली आई वुड से कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब यही है कि दुनिया बहुत मटीरियलिस्टिक हो चुकी है, ठीक है, मटीरियलिज्म हैज़ रिप्लेस्ड द इंडिविजुअल्स फ्रीडम, रिप्लेस्ड बेसिकली मोरालिटी। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान चांद पे तो चले गया, लेकिन उसने चांद के जो डार्क साइड है उसको तो रोशन कर दिया, लेकिन अपने जो डार्क साइड है उसको वो भी रोशन नहीं कर पाया। तो इंडिया के काफ़ी मसाइल है। अगर हम उसका कल्चरल एस्पेक्ट देखते हैं तो जैसे उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी पॉलिटिसाइज़ कर दिया है। हम देखते हैं पिछले गुज़श्ता बरस में वो प्रोपागेंडा करें अपनी एंटरटेनमेंट के थ्रू। उन्होंने कुछ ऐसी मूवीज़ बनाई हैं जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनको टेररिज्म के तौर पे लाया गया दुनिया में, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों से उनकी सोसाइटी को कितना ख़तरा है। इसकी वजह से उनकी सोसाइटी में काफ़ी पोलराइजेशन हो गई है, और ये ज़िम्मेदारी आयद होती है स्टेक होल्डर्स पे कि वो इस चीज़ को निपटे। क्योंकि मुझे जो नज़र आता है, मोदी का इंडिया तो नज़र आ रहा है, लेकिन नेहरू का इंडिया शायद कहीं पीछे दूर रह गया, क्योंकि नेहरू का जो विज़न था इंडिया के बारे में, जो उसको ग्रो करने के वाले में, वो उसके मुताबिक पैरेलल नहीं चल रहे। और अभी अगर रिसेंटली हम एक एग्जांपल देखें अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की, तो स्पोर्ट्स में भी अभी एशिया कप जो हुआ उसकी पाकिस्तान ने मेज़बानी होस्टिंग करनी थी,
मगर वो होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान से ले लिए गए और उसको भी पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया। जय शाह ने अपनी हठधर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान पूरी एक वर्ल्ड क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान इंडिया का मैच कभी भी इस तरह से खाली स्टेडियम में नहीं खेला गया, जो कि अब इस बार खेला गया। और ये बड़ी ही बुरी बात है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए कि जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट ग्रो कर रही है और एकदम से उसको डेंट पहुंचाना। और पाकिस्तान में किसी भी टीम को मुश्किल नहीं है खेलने आने में, लेकिन इंडिया अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, बीजेपी की एजेंडा की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहा। और आखिरी बात ये करूँगा कि अगर मोदी सरकार कंटिन्यू करती है, जो कि नज़र भी आ रहा है, तो पॉलिटिक्स और इस तरह की जितने भी कल्चर एस्पेक्ट है इसको काफ़ी डेंट पहुंचेगा। एज आ नॉट इंडियन पीएम, लेकिन एज आ पीएम आपको देखना चाहिए कि आपकी कंट्री के अंदर जो है किसी बंदे पे भी जुल्म ना हो, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ह्यूमैनिटी। तो जिस तरह वहाँ पे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है वो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है। तो एज आ पीएम ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको इक्वली ट्रीट करे, क्योंकि वो भी इंडियन सिटीज़न ही हैं। इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं ख़ासकर कश्मीर के लिए, वो बिल्कुल भी मैं समझता हूँ इक्वलेंट नहीं है और ना वो इंसाफ फराहम कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मोदी दोबारा आता है इक़्तिदार में, अपने आता है दोबारा गवर्नमेंट में, तो मैं ये समझता हूँ कभी भी वो दोबारा जो है हम जो एक्सट्रीमिज़म देखते हैं ख़ासकर जो कश्मीर पर के लिए जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हम जुल्म देखते हैं, अब उनके वजह जुल्म होता है, उनके इंसाफ नहीं फराहम किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये नेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। जी नाज़रीन कराम, यहाँ पर शोबे सियासियात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तलबा और असातिज़ा की बातें आपने सुनी। सबका एक ही मौक़िफ़ था कि अगर मादी लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तान इस वक्त बेशक तरक्की कर रहा है, लेकिन इंसानी बुनियादों पर उनके इक़दामात को और बीजेपी हुकूमत और नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कैमरामैन अबूज़र के साथ पब्लिक पल्स, लाहौर।